जो आप देख रहे हैं कि हमारे बाएं साइड में जो बैठे हुए हैं हमारे प्रिय मित्र हैं, इनका नाम है राजन कुमार। ये पालकट जो एक जगह है जो जिसमें IIT से ये बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से, और उसके बाद कई कंपनियां में बड़े बड़े कंपनियां में इन्होंने जॉब भी किए। उसके बाद इनके मन में एक विचार आया कि भारत में यदि संविधान को साक्षी माने तो सेवा करने के यहाँ 4 तरीके हैं। एक होता है यदि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से सेवा करना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी के थ्रू वह सेवा यानी विधायक बनकर मंत्री बनकर करते हैं। दूसरा होता है संविधान का एक होता है जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, माने कार्यपालिका जिसको बोलते हैं। उसमें भी कई लोग जाकर एग्ज़ाम यानी UPSC या BPSC या जितने भी पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम निकालकर वह सेवा करते हैं। और तीसरा होता है जुडिशियरी, तो कोई वकील या जज बनकर जो सेवा करते हैं समाज के लिए, अपने जो गरीब के लिए उनके लिए वो लड़ते हैं, वकालत करते हैं। और चौथा होता है एक मीडिया, जिनके माध्यम से जो लोग जिनका दबा हुआ मतलब एक तरह से इस मानस पटल पर उनका वो भाव रखकर उनके लिए वह एक तरह से सेवा करते हैं। तो सेवा करने के यहाँ 4 तरीके हैं इस भारत में, यदि हम संविधान को साक्षी माने तो यदि हम इस सेवा के भाव से या UPSC के भी तैयारी कर रहे हैं और कई बार एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं और आगे भी लगे हुए हैं, तो एक इंजीनियर का जो भाव होता है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, जैसे बचपन में हम लोग जब किसी भी युद्ध के बारे में या किसी भी के बारे में यदि इतिहास पढ़ते थे तो उसकी जो ईस्वी थी हम लोग भूल जाते थे। तो ऐसा बताया जाता था कि बचपन में कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफ़ा। लेकिन एक इंजीनियर का भाव होता है कि प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी के टाइप से पढ़ना। तो मैं चाहूँगा कि जो ये स्टडी कर रहे हैं, मगध जो एक साम्राज्य कहें या मगध का प्राचीन इतिहास रहा है, जो कई इतिहासकार इसे बौना दिखाए हैं, तो मैं चाहूँगा इनसे जो बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री कर लेकर, तो मैं मगध के बारे में इनसे कुछ चर्चा करूँगा अपना मित्र से, जो इनका बहुत सारे टेक्स्ट बुक हो, अच्छे अच्छे किताबों को इन्होंने इतना अध्ययन किया है बारीक से, एक एक पॉइंट को इन्होंने अपनी लेखनी से लिखते भी हैं और हमें जब भी आते हैं तो एक तरह से चर्चा करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज राजन जी कि आज एक चर्चा का विषय जो हम रखें मगध, कि मगध का जो क्षेत्र रहा है, या तो इसका जो प्राकृतिक टोपोग्राफी देखें या यहाँ का जो उर्वरक शक्ति है, या इसकी एक अगर हम तार्किक अन्वेषण करें तो मगध को अगर देखते हैं तो 3 शब्दों से बना है, माँ प्लस गा प्लस धा, 3 शब्दों के युग्म से बना है मगध। माँ का मतलब होता है मंडल यानी सौरमंडल, गा का मतलब होता है गमन यानी गति, और धा का मतलब होता है धारण। मतलब यदि हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यह कह सकते हैं उस भूमि को मगध कहते हैं जिसमें सौरमंडल की गणना की जाती थी। जैसे इसका भी अभी साक्ष्य मिलता है तारगना, 2009 में भी यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, आर्यभट्ट का जन्मस्थल भी माना जाता है, और खगोल। तो एक तरह से इस टाइप से अगर देखें तो एक तरह से खगोलीय प्रयोगशाला यहाँ भी था। और प्राचीन में यदि बात करें तो मगध की प्राचीन राजधानी थी आपका राजगृह,
जरासंध से चलता है। तो मैं चाहूँगा कि मगध एक, जैसे 16 जनपद के बारे में पढ़ा जाता है, तो 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था और हर जनपद को जीतने के लिए यह कुछ भी कर सकता था, यानी इसके पास हर तरह से सोर्स होगा। बिल्कुल। तो इसकी क्या विशेषता थी कि मगध इतना शक्तिशाली हुआ? बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें जी, तो एंशिएंट हिस्ट्री पूरी की पूरी बिहार के बारे में है, पूरी की पूरी मगध के बारे में ही है। और बात करें 16 जनपद की, तो 16 जनपद से पहले भी अगर हम बात करते हैं जनपदा महाजनपद की, तो ये लगभग 500 BC से स्टार्ट हो जाती है, लेटर वैदिक के बाद। लेकिन उससे अगर हम पहले भी जाएं तो हमें इतिहास में अटेस्टेड हिस्ट्री तो नहीं मिलती, लेकिन पुराणिक या माइथोलॉजी के हिसाब से भी इसकी सिग्निफिकेंस पहले भी रह चुकी है। जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारी पहली जो डायनेस्टी जो हमें दिखती है वो हरिणका डायनेस्टी दिखती है, पर उससे पहले भी बोला जाता है कि एक बृहद्रथ डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसकी जिन्होंने राजा बृहद्रथ ने शुरू करा था। और पुरानों के हिसाब से लगभग 1000 साल पहले, 1000 साल तक चला था। अगर 1000 साल तक चला था, इसका मतलब ये लगभग 1500 BC से शुरू हुआ होगा। 1500 BC वो ऐसा साल है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है और वहाँ से वैदिक काल शुरू हो रही है। एक ऐसा तो ये वैदिक कल्चर के पैरेलल ही मगध में भी एक डायनेस्टी शुरू हो रही है, जिसे हम बृहद्रथ पुराणों के हिसाब से जानते हैं। और इसी बृहद्रथ डायनेस्टी में जो एपिक राजा, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं हमेशा से, जरासंध, जिसकी क्षमता के बारे में हमारे पुराणों में जिक्र है, महाभारत में जिक्र है, जिन्होंने भगवान कृष्ण से भी युद्ध लड़ा, पांडवों से भी युद्ध लड़ा, जिसकी सेना की अगर व्याख्या की जाए तो इतनी बड़ी थी कि 2 लाख इन्फेंट्री हुआ करते थे। यहाँ तक भी पुराणों में जिक्र आती है कि हाथी भी टेम कर रखा था, हालांकि हाथी इसका हिस्ट्री में इसका जिक्र नहीं है। उसके बाद जब हम आते हैं 500 BC के बाद, तो बृहद्रथ डायनेस्टी ख़त्म होते ही एक प्रद्योत डायनेस्टी शुरू होती है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नहीं, प्रद्योत डायनेस्टी अवंती में शुरू हुआ था। अच्छा। जिसका एक राजा महाप्रद्योत था। तो इस पे चूँकि कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए इस पे हम नहीं जाते हैं। उसके बाद हम चले आते हैं हरिणका डायनेस्टी पे। जब हम हरिणका डायनेस्टी में आते हैं तो इसके जो बड़े बड़े राजा हैं, उसमें जो पहले राजा हैं वो बिंबिसार हैं, फिर अजातशत्रु हैं, फिर उदयन है। और जो फिर आपने 16 महाजनपद का जिक्र करा, 16 महाजनपद में बिल्कुल सबसे ताकतवर मगध ही था। उसके कुछ प्रमुख कारण हैं, उस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। इसी के साथ साथ अवंती भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था। हालांकि बाद में जब अजातशत्रु आएंगे तो अवंती को सबड्यू करने की कोशिश करेंगे और उदयन अंत में से हरा देंगे। अच्छा। अवंती के। लेकिन जब हम बिंबिसार की बात करें, मगध इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, इसको जो वैदिक कल्चर है उससे क्यों बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। तो अगर हम जब वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो हम इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से, जो हिस्टोरियन मानते हैं, आर्यन जो इन्वेजन थ्योरी पे विश्वास करते हैं, मानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में वो इंटर करते हैं। और लेटर वैदिक के बाद जब महाजनपदात शुरू होता है, जब बड़े बड़े एम्पायर बनने शुरू होने लग जाते हैं, तो वो इंडस प्लेन से गंगेटिक प्लेन में इंटर करना शुरू करते हैं। अच्छा। जब गंगेटिक प्लेन में इंटर करना शुरू होते हैं तो इनको यहाँ पे दोनों तरीके से बैकलैश मिलती है, फिलोसफिकल भी और पॉलिटिकल भी।
फिलोसफिकल भी यहाँ बैकलेस शुरू हो, फिलोसफिकल पे हम बाद में जाते हैं जब इनको बैकलेस मिलती है नॉन ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी से, जैसे कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म से यहाँ पे वैदिक कल्चर को एक चैलेंज मिलता है यहाँ पे। उसको वो कैसे टैकल करेंगे वो तो बाद की बात है, पर पॉलिटिकली चूँकि मगध वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके रीजन्स हैं, एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर जैसे कि बिंबिसार थे, उसके बाद अजातशत्रु भी आएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग। दूसरी इनकी कुछ पॉलिसी है, एक पॉलिसी है कि अगर कोई शत्रु राजा है तो उससे वो या तो उससे अगर कमज़ोर है तो उस पर अटैक करके उसको कब्जा कर लेते हैं, और अगर वो टक्कर के हैं, अगर वो कंपेरेबल पावर्स तो उसको संधि कर लेते हैं। और संधि करने का एंशिएंट टाइम में एक बहुत ही अच्छा मेथोडोलॉजी था जो आके मिडिवल में भी हम देखेंगे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी करते हैं। तो ये तो है उनकी अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो कोसाला के राजा हैं प्रसेनजीत। अच्छा। उनकी बहन से इनकी शादी होती है, और जब शादी होती है तो उन्होंने वो दहेज में जो काशी है वो गिफ्ट कर देता है। और काशी वाज नोन फॉर इट्स ट्रेड वैल्यू। काशी अपने ट्रेड के लिए जाना जाता था। वहाँ ऑरेंज रोब्स मिलते थे, वहाँ वो हॉर्सेज के लिए बहुत फेमस था। तो अगर हम उनकी अवंती से भी बाद में दोस्ती हो जाती है उनकी। अवंती से दोस्ती कितने अच्छे तरीके से करते हैं। एक डॉक्टर है जो तक्षशिला में पढ़ा, उसका नाम जीवक है। अच्छा। अवंती का राजा बीमार है और वो जीवक जो है वो मगध का वासी है और वो तक्षशिला में पढ़ रखा है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। बिंबिसार जीवक को भेजते हैं अपने दुश्मन राजा के यहाँ कि जाओ उसको उपचार करके आओ, और जब उपचार कर देता है, सही कर देता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। जो सालों से टकराव चला आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो सही कहा गया है कि अगर कहीं एक राजा, एक हेड ऑफ स्टेट, एक लीडर की एक बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी एम्पायर को बनाने में। इसके साथ साथ जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की आपने बात करा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम मगध की बात करें तो इसमें जो अभी कंटेम्प्रेरी जो एरिया थी उसमें झारखंड, बिहार, कुछ एरिया बंगाल का, क्योंकि लोग जो कर्ण का अंग देश को भी इन्होंने जीत लिया था, जो ट्रेड करता था स्वर्ण भूमि से, जो आज के इंडोनेशिया, जो एशियान कंट्रीज आज के हैं उसे हम बोला जाता है, उससे ट्रेड था, उसको भी इन्होंने जीत लिया। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल क्या फैक्टर्स थे। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमें मगध में क्या दिखता है। मगध में अभी का जो छोटा नागपुर प्लेटू है, जो अपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए, अपने आयरन के लिए जाना जाता है, वो मगध में था। आयरन का जो डिस्कवरी था वही एक डिफाइनिंग फैक्टर था कि आगे कौन सा डायनेस्टी रूल करने वाला है। आयरन के डिस्कवरी से ना तो मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, बल्कि आयरन के डिस्कवरी से एग्रीकल्चर में भी बूस्ट आया था। सबसे ज़्यादा हल चलाना है वगैरह। बिल्कुल। तो और आयरन की सबसे ज़्यादा, अगर दो ऐसे एरिया की बात करूं जहां पे आयरन प्रचुर मात्रा में मिल रहे थे, वो था अवंती और दूसरा था मगध। अवंती से इनकी दोस्ती हो चुकी है, वो जीवक की जो मैंने कहानी सुनाई उससे इनकी दोस्ती हो चुकी है। तो एक तो आयरन का इम्पोर्टेंस है। दूसरा जो टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर है, बिल्कुल अभी यहाँ पे एडवांस है। वैसी टेक्निक अभी रेस्ट ऑफ द कंट्री को नहीं पता। जो हम बोलते हैं साली, मतलब जो रोपा हम करते हैं बिहार में, जिसे हम रोपा बोलते हैं, धान का जो रोपा है, वो टेक्निक सिर्फ मगध के ही लोगों को पता है।
अभी बाकी अभी साउथ इंडिया में नहीं ये परकोलेट किया है, अभी बाकी जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है उधर भी परकोलेट नहीं किया है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हाथी को इन्होंने टेम करना सीख लिया है और हाथी का इम्पोर्टेंस अब इतना बढ़ गया है, अभी इतना बढ़ गया है कि जो एक समय एज दे रखा था वैदिक आर्यंस को घोड़े और रथों से, वो जो उनका जो एज था वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मगध में लोगों ने टेम कर लिया है एलिफेंट। और अगर लेट्स से एक दो गुटों के बीच में, दो राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, एक राजा के पास हाथी है, घोड़े उनको देख के भाग जाएंगे, तो एक बड़ा एज दे देता है इनको। चौथी बात अगर करें तो ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो एक ऐसी एक सिंपली प्रोटेक्टिव लेयर दे देता है इन्हें। राजगिर जो राजधानी थी, वो राजगिर की राजधानी थी, और फर्टाइल लैंड, फ्लैट सरफेस यहाँ थे, फ्लैट सरफेस है, फर्टाइल लैंड है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, एग्रीकल्चरल सरप्लस हो जाएगी। एग्रीकल्चरल सरप्लस होते ही अगर हम बात करते हैं कि कैसे शहरीकरण कैसे होती है, तो शहरीकरण की पहली प्रक्रिया होती है एग्रीकल्चरल सरप्लस होना। अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस हो तो वो पहला क्राइटेरिया होता है शहरीकरण का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा समझते हैं कि लेट्स से हम उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो हमारे खाने लायक हो, बिल्कुल, तो सब लोग एग्रीकल्चर ही करेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसिस्टेंस है। दो टर्म आती है, सबसिस्टेंस और सरप्लस। अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस हो जाए तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ और करने का मौका मिल जाए, क्योंकि उन्हें अब इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारे लिए उपजाएगा कौन, क्योंकि बाकी लोग सरप्लस में उपजा रहे हैं। तो वो अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अलग अलग बिजनेस के लिए एक अर्बन सेंटर, इकोनॉमी का अर्बन सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शहरीकरण, तो जो मगध था उसमें शहरीकरण सबसे पहले मगध में भी शुरू होता है। सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है इन सेकंड वेव। एक फर्स्ट वेव में ऑलरेडी शहरीकरण हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें पहले ही शहरीकरण हो चुका है, लेकिन वो किसी कारणों से, कुछ अजीब कारण है उसके, जिससे वो सभ्यता वो कारण निकलते, लेकिन परिणाम तक पहुंचते ही मतलब एक तरह से माने वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। तो जो दूसरी सिविलाइजेशन जो एक्चुअली में अर्बन सिविलाइजेशन है वो मगधी है। और जैसा कि आपने बताया कि 16 महाजनपदों में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसमें बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर है। इसको आगे फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं अजातशत्रु, उदयन के बारे में एक जो खास बात है कि अवंती से झगड़ा हो जाता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु सब्सिड्यू तो नहीं कर पाते उसे, बाद में उदयन उन्हें अवंती को भी हरा लेते हैं। और उसके बाद उदयन की एक और खासियत है कि वो राजगीर से पाटलिपुत्र अपने कैपिटल शिफ्ट करते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है कि राजगीर उतना सुरक्षा मतलब क्षेत्र में था, 5 पहाड़ी है, पंचानी नदी भी थी, उसके बाद भी इसको पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया गया। बिल्कुल। सबसे जो बड़ी प्रमुख कारण है वो है इनका आर्मी का एक्सपेंशन। अजातशत्रु तक आते आते एम्पायर बहुत बड़ी हो चुकी है और इनकी आर्मी भी बहुत बड़ी हो चुकी है। और जब आर्मी बहुत बड़ी हो चुकी है तो उस आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, उस आर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, युद्ध नीति को बिल्कुल सिखाने के लिए, बिल्कुल मोबिलाइज करने के लिए हमारे पास, उनके पास इनफैक्ट एक प्लेन लैंड नहीं है। अगर वो राजगीर की बात करें तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इतनी बड़ी आर्मी को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे इसलिए उनको एक प्लेन एरिया चाहिए, जो कि गंगेटिक प्लेन में उनको मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पे 3 नदियों से मिला हुआ है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, जो कि एक अलग प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। यहाँ पे जल दुर्ग से घिरे हुए हैं, इसको हम जल दुर्ग बोल सकते हैं, जल दुर्ग बोल, तो उससे घिरा हुआ है। यही सब कारण थे उदयन
वैसे कारण कहीं का जिक्र तो नहीं है किसी किताब में, बट जो हम समझ सकते हैं, मैंने इस दृष्टिकोण से अगर हम समझ सकते हैं तो समझ शायद सकते हैं इन्होंने तो इसी कारण से यहाँ चेंज यहाँ किया, पर शिफ्ट किया। और फिर इसके बाद अलग अलग डायनेस्टी फिर आती है। यहीं पे उदयन से ख़त्म हो जाती है इनकी डायनेस्टी। फिर हमें पता है कि शिशुनाग डायनेस्टी आती है। फिर नंदा डायनेस्टी आती है। नंदा डायनेस्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके जो पहले राजा हैं उसको हम बोलते हैं महापद्मनंदा। महापद्मनंदा। उनको वैदिक फिलॉसफी में उन्हें अपवित्र माना जाता है, क्योंकि उनका जो राज करने का जो तरीका था अलग टाइप का बाद नहीं, उसके जो पिताजी हैं, उसके फादर तो राजा हैं, लेकिन उसकी जो माता है ना, वो शायद दासी हैं, सो कॉल्ड दासी। लेकिन वो इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने 16 के 16 महाजनपदों को जीत लिया है और सबको मिला लिया है मगध में। तो अभी तक के अगर हम बात करें बिंबिसार की, बिंबिसार ने संधि बना रखा था, मित्रता कर रखा था, या कुछ डायनेस्टी को जीत रखा था। लेकिन अगर महापद्मनंदा की बात करें, जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है, महापद्मनंदा का नाम उग्रसेन भी है, राजा उग्रसेन, उन्होंने पूरे महाजनपदा को अपने मिला लिया, पूरा जीत लिया। इसमें और भी लोग आते हैं, पर जो सबसे अंतिम रूलर इसका है वो है धनानंद। जब धनानंद की हम बात करते हैं तो धनानंद के पास बहुत बड़ी आर्मी है, क्योंकि महापद्मनंदा ने इसको इतनी बड़ी राज दे रखा है, इतनी बड़ी सेना दे रखा है। लेकिन ये ही इज़ नॉट सो कैपेबल, उतना कैपेबल नहीं है। ही इज़ ऑलवेज इनटू सम डिज़ायर, ही इज़ ऑलवेज इनटू लग्जरी। वो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा, फाइट नहीं कर रहा, उसको विरासत में मिला था, राइट। तो इसके बाद की जो हम कहानी जानते हैं कि इनके पास तक्षशिला से एक विद्वान आते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य, एक किताब लेकर, जो कि विच वाज मार्वेलस, विच वाज मास्टरपीस, जिसकी गवर्नेंस जिसकी गवर्नेंस की गाथा ऐसी है कि आज भी उसे हम अपनाते हैं। सप्तांग थ्योरी जो लोगों ने पढ़ा होगा उसे पता होगा। जब इनके पास वो बुक लेके आता है और ही सेज कि आई हैव रिटन अ बुक ओवर द गवर्नेंस, हाउ अ रूलर शुड गवर्न द कंट्री, हाउ अ रूलर शुड गवर्न देयर स्टेट, एंड वो घमंड भी इतना चूर था कि उस मास्टरपीस को उसने फेंक दिया। एंड कहा जाता है ना कि अगर आप ब्राह्मण को अपमान करोगे तो आपका निश्चित है, आपका पतन निश्चित है। उसने अपमान किया, और आगे कहानी जो हम पढ़ते हैं, मुद्र राक्षस एक किताब है जिसमें इसके जिक्र है, विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्र राक्षस। इसमें इसकी जिक्र है कि कैसे उसके पास सत्ता का मतलब चंद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं बेसिकली, चंद्रगुप्त, और फाइनली डायनेस्टी बदल जाती है, डायनेस्टी आ जाती है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में फिर चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, फिर हमें जो सबसे बड़ा राजा देखने को मिलता है अशोका, जो कि पहले बहुत सारे युद्ध लड़ता है, जिसमें उसका सबसे जो फेमस है कलिंगा का युद्ध, जिसको वो वेरी घोष बोला करता था कि हम वेरी घोष कर रहे हैं। बाद में इससे उसकी हृदय परिवर्तन होती है और उसको बदल दिया जाता है, अपना वो फिलॉसफी बदलता है और फिर बोलता है कि हम धम्म घोष कर रहे हैं। तो उसकी जो पिलर्स हैं, 14 पिलर एडिक्ट है, इस पर उसने लिखवाया है। कुछ ब्रह्मी में लिखा हुआ है, कुछ खरोष्टी में लिखा हुआ है। खरोष्टी में इसलिए क्योंकि उस समय तक बहुत सारे क्या यूनिड एम्पायर्स वगैरह का पर्कुलेशन हुआ था इंडिया में, तो वो भी आ चुका था। एंड देन वो अपना उसको एक, कई लोग बोलते हैं कि पाली भाषा था, मैंने पाली भाषा भी था, भाषा पाली हो सकता है, भाषा
पाली हो सकता है। पर बात है कि स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट की बात करूँ वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। भाषा और स्क्रिप्ट दो अलग चीज़ें हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं उसका स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। हाँ, देवनागरी जो लिखावट होती है। लिखावट होती है, तो जो जिस लिखावट में लिखी गई थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। भाषा पाली हो सकती है।